नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। देखा जाता है कि लोगों की आंखों में तमाम तरह की परेशानियां निकलकर सामने आती हैं और इन परेशानियों की वजह से देखा जाता है कई बार लापरवाही होने से सफेद मोतियाबिंद आपकी आंखों में हो जाता है, जिसे इंग्लिश में कैटरेक्ट कहते हैं। तो आज हम अपने खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि सफेद मोतियाबिंद आखिर है क्या, इसे कैसे पहचाने, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, अगर दोनों आंखों में आपने ऑपरेशन कराया है तो कितना डिफरेंस, कितना अंतर होना चाहिए, एक आंख में अगर आपके सफेद मोतियाबिंद है तो दूसरी आंखों में क्या परेशानी हो सकती है, लाइफ स्टाइल आपको कैसी रखती है जिससे आंखों की जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं उन सारी परेशानियों का समाधान निकाला जा सके। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सीनियर आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। आंखों के बिना इस सुंदर जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपनी आंखों की देखभाल करना बेहद जरूरी है। आंखों की रोशनी को बनाए रखने के लिए समय समय पर जांच कराना बेहद जरूरी है। आमतौर पर देखा जाता है कि सफेद मोतियाबिंद एक गहरी समस्या निकलकर सामने आती है। इसे इंग्लिश में कैटरेक्ट कहते हैं। सफेद मोतियाबिंद एक आम समस्या है। इसमें आंखों का लेंस धुंधला हो जाता है, जिससे दिखने में तमाम दिक्कतें होती हैं। ये समस्या तब होती है जब आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन टूटकर धुंधले धब्बे बन जाते हैं। समय के साथ ये धब्बे बढ़ जाते हैं और दृष्टि धुंधली हो जाती है। कई लोगों में ये समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं। तो क्या होता है सफेद मोतियाबिंद, कैसे अपनी आंखों को रखें ठीक, क्या है इसके साइन और सिम्टम्स, अगर आपको जाननी है ये सारी बातें तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, देश न्यूज के लिए। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि सफेद मोतियाबिंद, जिसे इंग्लिश में कैटरेक्ट कहते हैं, हमने आपको बताया, समझाया, जो कि आम लोगों में आज ये परेशानी बहुत देखी जा रही है। सर, इस प्रोग्राम को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में ये लोग जान सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही रहता है कि देश में जन जन तक आवाज जाए। आप सीनियर आई सर्जन हैं और सफेद मोतियाबिंद के केस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको बताइए, समझाइए कि आखिरकार सफेद मोतियाबिंद है क्या और आजकल कॉमन ये क्यों हो गया है। देखिए सुनील जी, सफ़ेद मोतियाबिंद बेसिकली इसे इंग्लिश में कैटरेक्ट कहा जाता है। और सफ़ेद मोतियाबिंद आंखों में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आंखों के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है जो धीरे धीरे सफ़ेद पड़ने लगता है। देखा जाए तो सफ़ेद मोतिया एक तरह की यूनिवर्सल डिजीज है जो कि हर व्यक्ति को वृद्धावस्था में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में होना ही है। इसलिए एक तरह से देखा जाए, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सफ़ेद मोतिया सबको होता है। मैं कहूँगा हाँ, सबको होता है। यदि कोई भी व्यक्ति 80, 90, 100 साल तक जीता है तो आंखों में मोतियाबिंद का कुछ ना कुछ अंश जरूर आता है। वो अलग बात है उसके लिए कोई ऑपरेशन कराए या ना कराए। तो बेसिकली आंखों के अंदर एक नेचुरल लेंस है। जैसे मैं अगर आपको इस मॉडल में दिखाना चाहूँ तो देखिए, मॉडल में देख रहे हैं आँख, हमारी जो आँख होती है, इस आँख के अंदर अगर हम आँख अंदर से देखें तो एक लेंस होता है। ये लेंस का पर्पज होता है रोशनी को फोकस करना, और ये क्योंकि एक प्रोटीन का लेंस बना होता है, नेचुरल बायोलॉजिकल लेंस होता है, धीरे धीरे इसमें सफेदी आने लगती है और सफेदी होने को ही मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन सर बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि अभी मेरी उम्र इतनी नहीं रही, हमारी आंखों में परेशानी नहीं होगी। और आप हमेशा डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं, आपने कई ऐसे शोज भी किए हैं जिसमें बताया है कि 40 साल से बाद अपनी आंखों का चेकअप कराना बेहद ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि साइन और सिम्टम्स निकल कर नहीं आते हैं। अगर किसी की आंखों में सफ़ेद मोतिया की कोई परेशानी है तो साइन और सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे डायग्नोज करने का तरीका है? देखिए, मोतियाबिंद का सबसे पहला लक्षण तो होता है कि आंख रोशनी में धुंधलापन होना, यानी कि आपको जो भी कुछ दिख रहा है वो धुंधलापन में दिखने लगा है। लेकिन कुछ लक्षण और भी होते हैं जो मोतियाबिंद के हो सकते हैं। जैसे यदि किसी की एक तरह से 20-25 साल की उम्र के बाद बार बार चश्मे का नंबर बढ़ जाना, अगर यदि चश्मे का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो वो मोतियाबिंद का संकेत हो सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आपको एक तरह से मैं कहूँगा कि किसी समय या तो ज़्यादा रोशनी में अगर कम दिखने लगे या अंधेरे में कम दिखने लगे, ये भी मोतियाबिंद का संकेत हो सकता है। इसके अलावा यदि आप देखते हैं कि रात को ड्राइविंग के समय आपको तेज रोशनी चुभने लगती है, जैसे सामने की हेडलाइट्स, आपको लगता है कि ग्लेयर हो रहा है, जो आंखें चुंधिया जा रही हैं, तो ये भी मोतियाबिंद का संकेत होता है। इसके अलावा कुछ संकेत और भी होते हैं, जैसे यदि आपको कोई भी सोर्स एक तरह से आपको मल्टीपल शेडोज दिखने लग जाए, जैसे यदि आप रात को मून देख रहे हैं, चांद देख रहे हैं और आपको लगता है एक की जगह 3 या 4 चांद दिखाई दे रहे हैं,
ये सारे वो लक्षण हैं जो मोतियाबिंद के हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप चश्मे का चेक कराने जाते हैं, चश्मे का नंबर और चश्मे चेक कराते समय पता लगता है कि आपकी आंखों में चश्मे का नंबर की जांच नहीं हो पा रही है। यदि ऐसा है, ये भी मोतियाबिंद का संकेत हो सकता है। बिल्कुल, आपने बता दिया कि तमाम सिम्टम्स ऐसे हैं जिससे अगर आपको लगता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से परामर्श करना है और हो सके तो जांच कराना बेहद ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर राकेश, जैसा हमने देखा, आपने बताया भी कि आंखों का चौधे आना जाना, आप रास्ते में रात को जा रहे हैं तो ये परेशानी आना। आज की लाइफस्टाइल की बात की जाए, हालांकि कैटरेक्ट से थोड़ा सा हटकर सवाल है, देखा जा रहा है कोविड के बाद लोगों की आंखों में तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं। बताया जाता है, WHO ने कई बार ऐसा कहा कि जो वैक्सीन्स थी उनके साइड इफेक्ट्स बहुत थे और बहुत से लोग जो देखा जाए कि आप कहते हैं कि 6/6 विजन होना प्रॉपर ज़रूरी होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो कॉर्पोरेट फील्ड्स में जो हमेशा सिस्टम पे बैठते हैं, जो बच्चे हैं, स्कूलों में देखा जाए विजन को लेकर परेशानी, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या यंग लोगों की बात करें, तो एक बात तो मैं बताना चाहूँगा, आजकल कैटरेक्ट यंग एज में भी देखा जाने लगा है, क्योंकि यंग एज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों को मेंटल स्ट्रेस काफ़ी है और उसी के साथ लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड, ये होने लगा है। और इसी के साथ ओबेसिटी, मोटापा बढ़ने की समस्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग एक तरह से नए लाइफस्टाइल के साथ अपनी जो हेल्थ केयर कम कर पा रहे हैं और इन बीमारियों की वजह से भी मोतियाबिंद होने लगता है। लेकिन फिर भी यदि मोतियाबिंद नहीं भी है तो भी देखा जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी तरह की समस्याएं आती हैं। लोगों को ड्राइनेस के सिम्टम बहुत होते हैं, डिजिटल आई स्क्रीन सिंड्रोम होने लगता है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने लगता है, जिसमें कि आंखों में धुंधलापन आना, जलन होना, खुजली होना या कभी कभी आंखों में पानी आना या हेडेक होने लगना। ये सारी जो समस्याएं हैं, ये एक तरह से यंग एज में, खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की वजह से होने लगती है। और ये जो समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं स्क्रीन से जुड़ी होती है और साथ ही साथ हमारे इंडोर लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में यदि हम थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़ करें तो इन समस्याओं से हम बच सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर आप कहा जाए कि हमको सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जीनी है, बाहर निकलना है, फिजिकल वर्कआउट करना है, जिससे आपने कहा तमाम परेशानियों से बचा जा सकता है। आपने कहा कि बहुत सारे रीजंस होते हैं आंखों की रोशनी के लिए। आपने कहा ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है, हाई बीपी, ये भी आपने बताया। लेकिन सर, देखा जाए आज के टाइम में लोग फ़ोन में लगे रहते हैं और कई बार आपने कहा कि बच्चों में आंखों में देखा गया परेशानी फ़ोन की वजह से निकल कर सामने आती है। तो जैसे जो लोग अधिकतर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, टैब है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हम लोग फ़ोन में लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंच से? देखिए, ऐसा है कि पहली बात, जो लोग स्क्रीन पे ज़्यादा आंखों को गड़ा रहे हैं, तो एक बात तो सभी को समझना है कि कहीं ना कहीं वो अपनी आंखों को और पूरे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि बदलते समय के साथ कंप्यूटर और टैब या इन स्क्रीन्स का यूज़ अनिवार्य होते जा रहा है। जैसे छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, बिना स्क्रीन के कोई जॉब भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, हमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि स्क्रीन यूज़ करने से जो बीमारी आती है, आंखों में जोर पड़ता है, स्ट्रेन होता है, उसको एक तरह से रिवर्स करने के लिए या उसके साथ कुछ अच्छे स्टेप उठाने के लिए ज़रूरी है कि हम स्क्रीन यूज़ को सीमित करें। 20-20-20 रूल फॉलो करें। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पे देखें और 20 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें, ताकि आपकी आंखें फ्रेश हो जाएं और फिर दोबारा 20 मिनट स्क्रीन पे आंखें इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाए। यदि आप ये ब्रेक नहीं लेंगे तो आंखें जल्दी जल्दी थकती जाएंगी और आपको फिर ऐसे लक्षण आएंगे जो सरदर्द होना और आंखों में ड्राइनेस होना, जिसका एक तरह से परमानेंट प्रॉब्लम बन सकती है। इसी के साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि खासकर जो छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, उन लोगों को ये ज़रूरी है समझना कि कुछ समय के लिए बाहर जाके पार्क में या अपने किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में या किसी भी तरह की आउटडोर एक्टिविटी करना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपने वातावरण में कुछ बदलाव करें। जैसे यदि आप एसी में रहते हैं तो वह एक ह्यूमिडिफायर रखें, क्योंकि ह्यूमिडिटी एक नॉर्मल होना, 40 से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आजकल सर्दी है, सर्दियों में हीटर में भी लोग बैठने लगते हैं। हीटर जब चलाते हैं तो वो भी हमारी ह्यूमिडिटी को कम करता है। तो ह्यूमिडिटी यदि संतुलित रहेगी आपकी हवा में, तो आपकी आंखों में ड्राइनेस भी नहीं होगी। और इसी के साथ साथ हमें अपने जो एक तरह से काम से जुड़ी जो हमारी, इसे बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स, कि आप किस तरह की चेयर इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए, किस तरह की आपकी लाइटिंग है, स्क्रीन की लाइट क्या है, किस तरह की आपकी बैक आपकी जो वातावरण की लाइट कैसे है, जिस बहुत ज़्यादा ब्राइट भी ना हो, बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। अंधेरे में भी आपको स्क्रीन पे काम नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में भी नहीं करना है। आंखों पे सीधी रोशनी किसी भी स्रोत से नहीं आनी चाहिए, इसलिए इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन होनी चाहिए। कोई भी जो बल्ब है, जैसे कोब लाइट्स होती है, इस तरह की लाइटों का इस्तेमाल करें, ताकि रोशनी तो अच्छी रहे रूम में, लेकिन आंखों पे किसी भी तरह की रोशनी चुभे ना। और इसी के साथ यदि आंखों में ड्राइनेस होती है तो अपने नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें और कुछ ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होती है वो आंखों में जरूर डालें। और आजकल ड्राइनेस को लेकर काफ़ी नई रिसर्च हो रही है,
जिसमें कुछ बातें आ रही है कि कुछ स्पेशल मशीन से टेस्ट होते हैं, ऑक्यूलर सरफेस एनालिसिस होती है। यदि आपको बहुत ज़्यादा समस्या होती है वो भी करा सकते हैं। देखिए, आंखें के बिना आप कोई भी प्रोफेशन एक तरह से संभव नहीं दिखता है, तो अपनी आंखों को यदि आप ज़्यादा थका रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा केयर भी दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बनाई कि बिना आँखों के इस दुनिया की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं और हम सबको आँखों की देखभाल करना बेहद ज़रूरी है। सर, किस स्टेज में जाके कैटरेक्ट में सफ़ेद मोतियाबिंद में ऑपरेशन कराना पड़ता है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन आज ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। यदि आपको मोतियाबिंद के कुछ भी लक्षण हो रहे हैं, जैसे रोशनी चुभने लगी है, धुंधलापन आने लगा है, चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि तेज़ धूप में आपको ड्राइविंग में दिक्कत आ रही है या रात को दिक्कत आ रही है, या आपको लगता है कि आपको शैडो ज़्यादा दिखने लगी हैं, आपको एक तरह से मल्टीपल इमेजेस दिखने लगी हैं, कुछ भी लक्षण होता है जो आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा है, तो तुरंत ऑपरेशन करा लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मोतियाबिंद पकने की बात आती है, तो एक बहुत बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि मोतियाबिंद एक कॉमन ऑपरेशन है। तो आज जो भी एक तरह से जिन लोगों को मोतिया हो रहा है, जब उन्होंने अपने पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का ऑपरेशन कराया था, उस जमाने में स्कूलों में, धर्मशालाओं में या घर पे आके भी ऑपरेशन होते थे। तो क्योंकि उस समय टेक्निक नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, एयर कंडीशन नहीं थे, एंटीबायोटिक्स नहीं थी, तो ऑपरेशन में रिस्क बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए उस समय ज़्यादा वेट किया जाता था। लेकिन आजकल जो टेक्निक है, रोबोटिक टेक्निक आ चुकी है, ऑपरेशन थिएटर मॉड्यूलर है, बिना ब्लेड के, बिना एक तरह से टाँके के ऑपरेशन होता है। और आजकल जो लेंस डलते हैं वो आपकी चश्मे से भी एक तरह से छुटकारा दिला देते हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है कि यदि आपको मोतियाबिंद के कुछ भी लक्षण है और डॉक्टर ने आपको मोतियाबिंद बताया है, तो बिल्कुल भी वेट ना करें, क्योंकि मोतियाबिंद ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है, केवल एक बीमारी को नहीं हटा रहा, आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहा है। क्योंकि यदि रोशनी अच्छी होगी, आप काम अच्छा करेंगे, आप ड्राइविंग अच्छा करेंगे, आप अपने परिवार को सपोर्ट अच्छा करेंगे और आप पूरी दुनिया को उस तरह से एंजॉय कर पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है और समय रहते इलाज करना है, क्योंकि आप लोग कई बार डॉक्टर्स अपने मन से बोलते हैं कि अगर जितनी लापरवाही होती है उतना आप लोगों के लिए परेशानी बन जाती है और बीमारी उतना पैर पसारती जाती है, विजन खोने के चांसेस हो जाते हैं। अगला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि कहा जाता है कि दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ, कई बार ऐसा निकलकर सामने आता है, तो दोनों आंखों का जो ऑपरेशन है कितने अंतराल में कराना चाहिए? क्या एक साल तो होना मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं? तो जो ऑपरेशन की बात है, सर्जरी की बात है, और कहा जाता है कि आज के टाइम में एसएक्स सर्जरी जो बहुत एडवांसमेंट में कही जा रही है, क्या है वो बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए, पहली बात तो है कि यदि दोनों आंखों में मोतियाबिंद है तो हमारी सलाह रहती है कि आप एक आंख का ऑपरेशन कराएं, अगले दिन उसकी जांच करें। यदि आपका डॉक्टर और आप दोनों सेटिस्फाइड है तो दूसरी आंख के ऑपरेशन के लिए ज़्यादा वेट ना करें। 2 या 4 दिन में भी 2 ऑपरेशन किया जा सकता है और 1 हफ्ते के गैप में तो दूसरी आंख का ऑपरेशन करा ही लेना चाहिए। ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यदि आपने खासकर प्रीमियम लेंस डलवाए आंखों में, जैसे टोरिक लेंस है या ट्राइफोकल लेंस है या ईडोफ लेंस है, ये इन लेंस को डालने से क्या होता है, आपके चश्मे पे निर्भरता कम हो जाती है। अब यदि आपने एक आंख में करा लिया और दूसरी आंख में आप मोतियाबिंद लेके बैठे हैं और चश्मे का नंबर भी लेके बैठे हैं, तो फायदा कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। और आपका माइंड को एक कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि एक आंख में चश्मा हट चुका है, एक आंख में चश्मा लगा हुआ है, एक आंख में मोतियाबिंद हट के सारे रंग अच्छे दिख रहे हैं, एक आंख में मोतियाबिंद की वजह से पीलापन दिख रहा है। तो ब्रेन पे ना स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है। तो हम सलाह देते हैं कि दूसरी आंख का ऑपरेशन, यदि आपका सर्जन और आप दोनों एक तरह से सेटिस्फाइड है ऑपरेशन के बाद, तो दूसरे आंख का ऑपरेशन जल्दी कर लेना चाहिए। एक बात और समझनी है कि सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक आंख होने के बाद आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि एक आंख का ऑपरेशन होने के बाद एक ही आंख पे जोर रहता है, दूसरी आंख एक तरह से बैकफुट पे चली जाती है, वो उतना हेल्प नहीं करती। जब तक दोनों आंख का ऑपरेशन नहीं हो जाता तो दो पेशेंट को, खासकर जो मल्टीफोकल ईडोफ लेंसेज के जो इस्तेमाल करते हैं, दोनों आंख का ऑपरेशन होने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो एक आंख का ऑपरेशन होने के बाद पूरी तरह नहीं मिल पाती है। तो इसलिए दूसरे आंख का ऑपरेशन जल्दी कर लेना चाहिए। ताकि सुनील, आपने जो पूछा कि फ्लैक्स जो एक तरह से नई टेक्नोलॉजी आई है ब्लेडलेस ऑपरेशन करने की, या रोबोटिक जिसे बोलते हैं, ये एक नई क्रांति है मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए। क्योंकि अभी तक जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन, हालांकि बिना टाँकों के ऑपरेशन पिछले 30 साल से हो रहे हैं और ब्लेड से होते थे, लेकिन उसमें कुछ स्टेप ऐसे होते थे जो सर्जन के स्किल्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम टनल बना रहे हैं तो उसकी विड्थ कितनी है, ब्लेड से हम प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करते हैं। उसके बाद जो मोतियाबिंद जो लेंस जैसे मैंने आपको दिखाया है, इस लेंस के ऊपर की एक झिल्ली काटनी होती है जिसको हम नीडल से काटते हैं मैनुअल सर्जरी में, और वो जो होल बनता है उसका साइज और सेंट्रेशन ये मैनुअली पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेकिन जो रोबोटिक सर्जरी है ना दोस्तों, उसमें एक फ़ायदा होता है कि आपका जो कटिंग वाला पार्ट है वो लेज़र से हो जाता है, और लेज़र जो होता है वो एक तरह से नैनोमीटर लेवल पे, यानी कि आप ये समझ के चलिए माइक्रोन लेवल पे एक्यूरेसी ले आता है। तो जो आपको जितना हमें होल बनाना है, जितना लेंस के ऊपर होल करना है, जो पोर्ट बनाना है, एंट्री करनी है, वो बहुत प्रिसाइज हो जाती है। और इससे बढ़ता क्या है, ऑपरेशन की सेफ्टी और कंफर्ट बढ़ता है। और खासकर यदि आप
लेंस दिलवा रहे हैं, ट्राइफोकल, ईडॉफ या टोरिक लेंस दिलवा रहे हैं, तो ऐसे में उन लेंसेज का ना सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रोबोटिक सर्जरी है उसके बाद जो सेंट्रेशन होता है वो 100% परफेक्ट होता है, जबकि मैनुअल सर्जरी के बाद जो, क्योंकि हम मैनुअल सर्जरी जब हाथ से अंदर झिल्ली में छेद करते हैं तो उसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट है और एडवांस ट्रीटमेंट आज के मार्केट में आ गए हैं। अब एक दो सवाल सर मैं ऐसे करना चाहता हूँ जो हर किसी के मन में बने हुए हैं। बहुत से लोग डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक कहते हैं, डायबिटीज़ का असर शरीर के हर हिस्से पड़ता है, विजन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। ऑपरेशन करने से पहले आप लोग चेक करते हैं कि डायबिटीज़ कितनी है, कैसी क्या है, क्या करनी ऑपरेशन किया जा सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको कौन सी अपनी आंखों की देखभाल करनी है जिससे आगे परेशानी ना बने। देखिए सुनील जी, बहुत ही एक अच्छा सवाल लेके आए हैं आप, डायबिटिक आई डिजीजेस। देखिए डायबिटीज़ जो है वो ऐसी बीमारी है, यदि किसी को शरीर में डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है, जैसे 10-15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, या फिर उसकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो ये दोनों ही परिस्थितियों में, मैंने कहा दोनों ही परिस्थितियों में, यदि शुगर कंट्रोल भी है लेकिन 10-15 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और यदि शुगर कंट्रोल नहीं है, दोनों ही केस में दोस्तों आपकी आंखों में कई तरह के खतरे आ जाते हैं। अगर जैसे आप पूछते हैं डायबिटीज़ में आंखों में क्या क्या समस्याएं आती है, तो ये मान के चलिए आगे पलकों से लेके पीछे पर्दे, रेटिना तक, नर्व तक कहीं भी डैमेज हो सकता है। पलकों की बात करें तो उसमें डैंड्रफ आने के चांस रहते हैं, मीबोमाइटिस होने के चांस होते हैं। उसके बाद बात करें पुतली पे ड्राइनेस होने के चांस होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से ड्राइनेस बढ़ने लगती है। फिर हम पुतली की बात करें तो पुतली में हमारे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है डायबिटीज़ में, अल्सर होने के चांस होते हैं। और यदि हम पीछे जाएँ और लेंस की बात करें तो वहाँ पर मोतियाबिंद बनने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे मोतियाबिंद पे हम बात कर रहे हैं तो डायबिटिक पेशेंट्स में मोतियाबिंद जल्दी होने की संभावना बढ़ जाती है। और पीछे जाएं तो दोस्तों विट्रस होता है, उसमें ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। और पीछे यदि रेटिना पे जाए तो सबसे खतरनाक जो होता है दोस्तों, जो कॉमन भी होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। आपने सुना होगा किसी ना किसी को कि यदि किसी को शुगर है तो उसकी आंखों में ब्लीडिंग हो गई, फिर आंखों में कई तरह के इंजेक्शन देने पड़ते हैं ब्लीडिंग को कम करने के लिए, या लेजर करना पड़ता है। और उसके अलावा यदि कभी कभी डायबिटिक एक तरह से न्यूरोपैथी भी होती है, जो कि हमारी जो आंखों की नस है, डायबिटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जिसमें कि डायरेक्ट नस पे अटैक हो सकता है। और दोस्तों यदि पीछे जाए तो ब्रेन में भी असर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो आपकी हम नज़र की बात करें, क्योंकि आंखें नज़र के लिए केवल एक हिस्सा आंखें, उसके पीछे नस ब्रेन भी होती है। तो यदि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है या बहुत पुरानी हो चुकी है तो आपको थोड़ा सा एक तरह से अपने आप को चेतना में रखना है, क्योंकि समय समय पर जाँच होती रहनी चाहिए। यदि समय पर जाँच नहीं होगी तो आंखों में ब्लीडिंग हो सकती है, मोतियाबिंद हो सकता है, और यदि समय पर उसका इलाज नहीं होगा तो आपकी रोशनी परमानेंट कम हो सकती है, और डायबिटिक्स से जो होने वाली ब्लाइंडनेस है उसको वापस ला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको अपनी आंखों का चेकअप समय समय पर कराना है। और सबसे बड़ी बात आपने सर ये कही कि अगर रोशनी चली जाती है तो उस विज़न को वापस लाना बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए बन जाता है। और कहते हैं कि आंखों के बिना संसार की हम कल्पना नहीं कर सकते। डॉक्टर राकेश, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, हालांकि सवाल मेरे पास बहुत है लेकिन समय की पाबंदियाँ हैं। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि बच्चे गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं और कई बार स्कूलों से निकलकर सामने आता है कि बच्चों की विज़न में ही प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, 6/6 विज़न नहीं है। कई बार एग्जाम में देखा जाता है कि विज़न प्रॉपर ना होने की वजह से तमाम तरह की परेशानियां हैं। और बहुत से मिथ हमारे समाज में है कि अगर आपको सफ़ेद मोतियाबिंद हो गए तो लोग कहते हैं कि अब आपकी आंख की रोशनी वापस नहीं आएगी। तमाम दर्शक, देश आपको देख रहा है पूरा, उनको बताइए, समझाइए और प्रकाश डालिए। देखिए यदि हम बात करते हैं खासकर बच्चों की, तो बच्चों में जो आंखों की समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं और कई तरह की नई नई समस्याएं आ रही हैं। मैं दो बातों पे आपका ध्यान देना चाहूँगा दर्शकों। पहली बात तो क्योंकि अब कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जो मैंने पहले भी एक सवाल में बताया कि आजकल बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। इवन स्कूलों में भी स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, उनके सारा होमवर्क जो है तो वो टैब और मोबाइल पर आता है। तो अब इस चीज़ से हम भाग भी नहीं सकते, लेकिन हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि ये खतरा है जिसको हमें अपनाना भी होगा। तो यदि हमें किसी खतरे को अपनाना होता है तो उस खतरे की जो मात्रा को कम करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे कम कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। दूसरी बात है कि जब स्क्रीन यूज़ करने से जो आंखों में नुकसान क्या क्या होता है, उसमें आंखों में ड्राइनेस आती है, डिजिटल स्क्रीन सिंड्रोम होता है, और एक नया पेंडेमिक आता जा रहा है वो है मायोपिया। क्या छोटे छोटे बच्चों में चश्मे का नंबर लगता जा रहा है। जो आज से 20-25 साल पहले 100 में से 15-20 लोगों को चश्मा लगता था, दोस्तों आज करीब करीब 30 से 40 बच्चों को चश्मा लग रहा है। और एक अनुमान के अनुसार 2050 तक करीब करीब 60-70% बच्चे मायोपिया से पीड़ित होते जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका पीछे कारण वही है कि लगातार इंडोर रहना और ऑनलाइन स्क्रीन का इस्तेमाल, एक तरह से स्क्रीन का इस्तेमाल बढ़ जाना ऑनलाइन क्लासेस का। और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है। और इस समस्या की बात कर सके, हम इस समस्या से हम बच तो नहीं सकते, क्योंकि स्क्रीन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, सभी की ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। शायद ये प्रोग्राम भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो मेरा कहना क्या है कि एक तो स्क्रीन को सीमा को, जो यूज़ करने की सीमा को थोड़ा सा एक
उसको डिसिप्लिन बनाएं। यदि आप स्क्रीन पढ़ाई के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मूवी वगैरह ना देखें, कुछ आउटडोर स्पोर्ट्स करें। दूसरी जो मैंने बात की मायोपिया की, चश्मे का नंबर जो बढ़ता जा रहा है उसके लिए भी कुछ हमें समस्याएं जो आ रही हैं उसके लिए ध्यान रखना है। मायोपिया इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि अगर इंडोर काम ज़्यादा होता है, स्क्रीन यूज़ ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आजकल हमारे हॉस्पिटल्स में मायोपिया क्लिनिक भी हो रहे हैं, स्पेशल प्रोग्राम चल रहे हैं और कई तरह के हम इलाज लेके आ रहे हैं जिसमें कि मायोपिया को बढ़ने से रोका जा सकता है। उसमें यही बात है कि हम बार बार कहते हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, स्क्रीन का यूज़ सीमित करें। इसके अलावा कुछ ड्रॉप्स भी आ गई हैं जो मायोपिया को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रही हैं और कुछ स्पेशल तरह के चश्मे के लेंसेज बनते जा रहे हैं जो मायोपिया कंट्रोल लेंसेज हैं, हर कंपनी लेके आ रही है। उसमें एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि एक तरह से हाइपरोपिक डिफोकस से शिफ्ट करके मायोपिक डिफोकस किया जाता है जिससे कि नंबर बढ़ने की संभावना कम हो जाए। तो बच्चों की बात करें तो मायोपिया और डिजिटल स्क्रीन सिंड्रोम, इन दोनों से ही आपको बचा के रखना है। बचा करने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बच्चे का मोबाइल टीवी स्क्रीन बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि पढ़ाई और हर तरह की एक्टिविटी कहीं ना कहीं स्क्रीन से जुड़ी हुई है। तो अपने बच्चे की लाइफ में पहले से ही बैलेंस बनाना शुरू करें, आउटडोर स्पोर्ट्स कराएं, वर्चुअल वर्ल्ड में भी उसके दोस्त रहने चाहिए लेकिन रियल वर्ल्ड में भी दोस्त रहने चाहिए, पड़ोस में भी दोस्त रहने चाहिए, पार्क भी जाना चाहिए, साथ ही साथ ऑनलाइन भी सोशल मीडिया उनको आप कब तक बचाएंगे। एक बात और है मैं बताना चाहूँगा, पीछे अभी ऑस्ट्रेलिया में एक कानून पास हुआ है कि 16 साल तक के बच्चों को एक तरह से सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया है। मुझे लगता है हमारे भी धीरे धीरे ये एक तरह का बहुत अच्छा स्टेप है जो लेना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की बात बच्चे मानते नहीं और जब तक कोई बैन नहीं लगेगा तो उन बच्चों को हम संभाल नहीं सकते। यदि हमारी सरकार भी इस बात की सीरियसनेस को समझते हुए कुछ ऐसे कदम उठाएगी तो शायद ये बच्चों की आंखों के लिए बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि भविष्य में सबको कंप्यूटर पे काम करना ही है, स्क्रीन पे काम करना ही है। सब कंप्यूटर साइंस में जैसे फील्ड में जा रहे हैं उन सबके लिए यदि 16 साल की उम्र तक उनको स्क्रीन के इस प्रकोप से बचा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने देश न्यूज़ को इतना समय दिया, महत्वपूर्ण बातें बताई। चलते चलते नटशेल में कुछ गोल्डन टिप्स। देखिए, पहली बात गोल्डन टिप की बात करें तो आंखों का ध्यान रखें। देखिए, हम जिन आंखों से हम पूरी जिंदगी आगे निकालने, मैं मानता हूँ आज से 60 70 100 साल पहले शायद बिना आंखों के भी जिंदगी चल जाती थी, क्योंकि लोग पेड़ के नीचे बैठ के भी जिंदगी निकाल लिया करते थे। आज बिना आंखों के आप जिंदगी को एक तरह से सोच भी नहीं सकते। तो आंखों का ध्यान रखने के लिए बहुत ध्यान जरूरी है। मैं कुछ बातें रिपीट ही करना चाहूँगा। स्क्रीन यूज़ को सीमित करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, 20-20 रूल को फॉलो करें। आंखों में यदि समस्या है तो आंखों की जांच करने से ना बचें। मैं आपके चैनल के माध्यम से, सुनील जी देश न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत लोग क्या करते हैं, आंखों में जरा सी भी तकलीफ होती है केमिस्ट पे चले जाते हैं, उनसे दवाई मांग लेते हैं। देखिए, केमिस्ट को दवाई के बारे में पता है लेकिन में ना उनको पढ़ाया जाता है ना उनको इस बात की समझ है। अपनी आंखों की कीमत को समझें। कुछ फीस बचाने के लिए यदि आप सीधा केमिस्ट पे चले जाते हैं और दवाई किसी की हो सकता है वो दवाई आपके इन्फेक्शन के लिए देने की जरूरत हो, आपको एलर्जी की दे दे या एलर्जी की जगह इन्फेक्शन की दवाई दे दें, तो यहाँ पे आपकी आंखों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो अपनी आंखों की कीमत को समझें। यदि आपको कोई भी तकलीफ है तो नेत्र विशेषज्ञ को जरूर मिलें, क्योंकि नेत्र विशेषज्ञ आपकी आंखों को, क्योंकि आंखों की जो जाँच है ना वो मशीनों के बिना संभव नहीं है। चाहे कोई केमिस्ट हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, चाहे आई स्पेशलिस्ट, यदि हमारे पास हम अपने स्लिट लैम्प से या माइक्रोस्कोप से नहीं देखें तो आंखों की बीमारी का पता हमें भी नहीं चलता है। तो प्रॉपर अस्पताल में जाके मशीनों से जांच कराएं और जांच कराने के बाद ही अपनी आंखों का इलाज कराएं। तो देखा आपने, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने आपको बताया, समझाया कि आंखों की जांच बेहद ज़रूरी है और आप लोगों को सफ़ेद मोतियाबिंद से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय रहते अगर इलाज लिया जाए तो हर चीज़ संभव है। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।